गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। हम स्ट्रक्चर बॉन्डिंग पढ़ रहे थे, उसमें हमने कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। आज हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। बंध लंबाई आप अच्छी तरह जानते हैं, दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी को हम बंध लंबाई कहते हैं। मैंने आपको डायग्राम में बताया है कि दो परमाणु, इसके बीच में जो डिफरेंस है ये ए बी, ये बंध लंबाई होती है। बंध लंबाई एक्सरे विवर्तन अथवा आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ज्ञात की जा सकती है। अब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की सहसंयोजक बंध की लंबाई को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी बंध लंबाई को प्रभावित करते हैं। दोनों बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर अधिक होने पर आयनिक गुण में वृद्धि होती है, और जब आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो बंध लंबाई कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। सेकेंड इज अनुनाद या रेजोनेंस। बंध क्रम एकल, द्वि अथवा त्रिसंयोजक होते हैं तथा इनके बढ़ने पर बंध लंबाई में कमी आती है। यानी जैसे जैसे रेजोनेंस बढ़ेगा आपकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तीसरा फैक्टर जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। परमाणुओं के संकरण में S गुण बढ़ने पर जब S कैरेक्टर बढ़ता है तो इनके मध्य की दूरी कम हो जाती है, अतः बंध लंबाई में कमी आती है। तो ये तो हुई बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई की दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है, बॉन्ड लेंथ। और मैंने आपको बताया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस बॉन्ड लेंथ को प्रभावित करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिससे बॉन्ड लेंथ जो है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज बॉन्ड एनर्जी या बंध ऊर्जा। परमाणु जब सहसंयोजक बंध बनाकर अणु बनाते हैं तो ऊर्जा निकलती है, इसे हम बंध ऊर्जा कहते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के द्वारा जब अणु बनता है, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, तो एनर्जी निकलती है, और ये ऊर्जा जो है इसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या बंध ऊर्जा कहते हैं। बंध ऊर्जा भी अब दो प्रकार की होती है। बॉन्ड एनर्जी जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी। गैस अवस्था में एक बंध को तोड़कर दो उदासीन मूलकों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो वियोजित ऊर्जा कहलाती है या डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। दूसरी बंध योजन ऊर्जा या फॉर्मेशन एनर्जी। जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जब दो परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं तो ऊष्मा का या हीट का उत्सर्जन होता है। इस ऊर्जा को हम बंध योजन ऊर्जा या फॉर्मेशन एनर्जी कहते हैं। द्विपरमाणिक अणु में बंध ऊर्जा तथा बंध वियोजन ऊर्जा से अंतर नहीं होता, परंतु ऐसे अणु जिसमें दो या दो से अधिक समान प्रकार के बंध हो, वहाँ पे हम औसत ऊर्जा निकालते हैं या एवरेज एनर्जी जो है वो काउंट करते हैं। अब बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर। जब बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो बंध ऊर्जा प्रभावित होती है। बंध ऊर्जा में अंतर होने पर बंध ऊर्जा एवं अणु का स्थायित्व बढ़ता है। सेकेंड इज बंध क्रम। बंध क्रम का मान बढ़ने पर बंध ऊर्जा बढ़ती है। जैसे आप देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड है, बंध प्रकार हो गया सिंगल बॉन्ड, बंध क्रम इसमें एक है, इसकी बॉन्डेड एनर्जी है 346। सेकेंड आप देखेंगे डबल बॉन्ड, इसका बंध प्रकार है, बंध क्रम 2 है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हो गई 602 602। ट्रिपल बॉन्ड में बंध क्रम 3 है तो इसकी बॉन्डेड एनर्जी हो गई 835। तो इस प्रकार बंध क्रम के मान बढ़ने पर बॉन्डेड एनर्जी में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। तीसरा बंधित परमाणुओं का आकार। छोटे आकार के अणु में अपेक्षाकृत अधिक मजबूत बंध होते हैं क्योंकि इनमें अतिव्यापन अधिक होता है। बड़े आकार के अणुओं में बंध लंबा होता है जिनमें विकृति अधिक होती है और बंध दुर्बल होता है। नेक्स्ट इज बंध की प्रकृति। सिग्मा बंध की ऊर्जा जो है वो हमेशा पाई बंध से अधिक होती है। और पांचवा पॉइंट हो गया आपका संकृत कक्षक। अधिक मजबूत बंध बनाते हैं, उनमें P गुण कम तथा S गुण यानी S कैरेक्टर अधिक होता है, जिससे कि बॉन्ड एनर्जी में इंक्रीज आता है, बॉन्ड एनर्जी में वृद्धि आती है। तो बंध ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि तथा इसकी ऊष्मा का पता लगाया जा सकता है।
नेक्स्ट इज बंध कोण बॉन्ड एंगल। किसी अणु में दो निकटवर्ती बंधों के मध्य बने कोण को बंध कोण कहते हैं और इसकी बॉन्डिंग में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति व कक्षकों के संकरण के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में हम जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, संकरण पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। अगर आपके sp2 संकरण है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसका बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री है और sp संकरण होने पर बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड या विस्थानीकृत रासायनिक बंध। कल हमने पढ़ा था स्थानीकृत रासायनिक बंध, जब दो परमाणुओं के बीच बंधित इलेक्ट्रॉन के बंध इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, स्थित होते हैं, स्थायी होते हैं, तो हम स्थानीकृत केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग में वे अणु जिनमें दो परमाणुओं के बंधी कक्षकों के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं तक सीमित न रहकर पूरे अणु के दो से अधिक परमाणुओं पर फैल जाते हैं, अस्थानीकृत होकर अस्थानीकृत अथवा डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग जो है वो डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों में विस्थानीकरण अनुनाद या अतिसंयुग्मन प्रभाव के कारण होता है। अब ये डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स में या तो रेजोनेंस पैदा होगा या उसमें अतिसंयुग्मन प्रभाव या हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट होगा। तो रेजोनेंस और हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स बढ़ते हैं। धन्यवाद। भैया कौन सी क्लास है? बीए पार्ट 1। कैटेगरी कौन सी है आपकी? है एमबीसी। अंदर मैडम बैठी है, उनके पास जाओ। नमस्कार सर। सॉरी सर, मैं वो लेक्चर करी थी, आपसे बोली थी, सॉरी।